हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञानसागर एकेडमी। तो बच्चों फिर एक बार लेके आए हम 8th स्टैंडर्ड का एक 13 चैप्टर केमिकल चेंज और केमिकल बॉन्ड। बच्चों दो अलग अलग टॉपिक, केमिकल चेंज एक अलग टॉपिक है और एक केमिकल बॉन्ड ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले केमिकल चेंज देख लेंगे, फिर हम केमिकल बॉन्ड देख लेंगे। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मतलब देख लेंगे, सपोज वाटर का इवेपोरेशन हो गया, या फिर हम कुकर की जो सीटी बजती है वो एक हो गया, या फिर हम देखते हैं फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं वो एक हो गया, या फिर फ्रिज में हम खाना क्यों रखते हैं ये एक हो गया। ये सारे जो चीज़ें आते हैं ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। अब देख लो, एक एप्पल कट कर दो, आपके बुक में भी डायग्राम दिया है। एक एप्पल कट कर दो, कट करके रख दो, थोड़ी देर बाद वो एप्पल ब्राउन हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो भी एक केमिकल चेंज हो गया। या फिर दूध खराब हो गया, है ना, सुना है ना आप लोगों ने कभी? तो दूध खराब भी हो जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज हो जाता है। या फिर आप देख लो, कौन सी भी एक सब्जी बनाने की कोशिश करो तो उसमें बहुत सारा ढेर सारा पानी डालते हैं, फिर ऊपर से एक ढक्कन रख देते हैं, फिर ढक्कन रखने खोलने के बाद पूरा पानी खत्म हो जाता है ना। तो वो भी एक केमिकल चेंज हो गया। बच्चों तो केमिकल चेंज में हम क्या देखेंगे ये एक आपको मैंने बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर, एक ही पार्ट में हम जैसे हर वक्त करते हैं, एक ही पार्ट में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है हम देख लेंगे, थोड़े केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देख लेंगे। तो सिट्रिक एसिड, सबको पता है सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में होता है। ओके, उसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। क्या डाल देंगे हम उसके अंदर? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हो बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो होगा क्या? ठीक है, तो होगा क्या? कभी भी क्या करना, एक थोड़ा सा एक डिश में ना, एक प्लेट में ना सोडियम बाइकार्बोनेट लेना, बेकिंग सोडा ले लेना, आपके मम्मी से पूछ लेना, या फिर नहीं भी होगा इनो, पता है ना सबको, इनो ले लेना, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसको डिश में अगर आपने ले लिया और एक थोड़ा सा ऊपर से नींबू अगर तुमने उसके ऊपर निचोड़ दिया, नींबू निचोड़ देने के बाद क्या होगा आप देख सकते हैं, एफरवेसेंस आएंगे। अब बच्चों एफरवेसेंस एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। एफरवेसेंस मतलब क्या? ऐसे थोड़े बुड़बुड़े टाइप आएंगे। ठीक है, एक बुड़बुड़े टाइप आएंगे। बुड़बुड़े जब आएंगे तो क्या उसका मतलब क्या होता है? थोड़ा धुआं बाहर निकलता है। धुआं मतलब बहुत सारा धुआं आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। एक एफरवेसेंस टाइप आ जाता है। जैसे कि आप कोको कोला की बॉटल शेक करोगे तो ऊपर ढक्कन आपने खोल दिया तो कुछ तो बाहर आ जाता है, वो भी एक एफरवेसेंस होता है। सिमिलरली बेकिंग सोडा लोगे और उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ोगे, नींबू निचड़ देने के बाद क्या होगा? कुछ एफरवेसेंस बाहर आएंगे। तो वो एफरवेसेंस किस चीज़ के होंगे बच्चों? तो वो एफरवेसेंस होंगे CO2 के। ठीक है, CO2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नीचे हमने क्या ले लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा ले लिया बच्चों, और उसके अंदर मैंने नींबू निचोड़ दिया। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नींबू निचोड़ दिया। नींबू निचोड़ देने के बाद बच्चों एफरवेसेंस आ जाएंगे। मैंने बताया आपको एफरवेसेंस क्या है। वो एफरवेसेंस किस चीज़ से होंगे? सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के। और नीचे कुछ तो बचा होगा ना? ठीक है, नीचे कुछ तो वाइट सॉल्ट वगैरह कुछ तो बचा होगा, वो सॉल्ट होगा सोडियम सिट्रेट। क्या होगा बच्चों? सोडियम सिट्रेट का। ठीक है बच्चों, फाइन विद दिस। तो ये तो एक चीज़ देख ली। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बेसिक चीज़ देख ली। और मेजर चेंजेस देख लेंगे। चेंजेस दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? एक होते हैं नेचुरल चेंजेस और दूसरे होते हैं मैन मेड चेंजेस। ठीक है, तो ये जो मैंने चेंज बताया ये एक मैन मेड चेंज था। मतलब मैंने खुद बेकिंग सोडा लिया, उसके अंदर नींबू निचोड़ दिया, फिर कुछ तो रिएक्शन हो गई, तो ये मैन मेड चेंज है। तो नेचुरल चेंज मतलब क्या? देखो मैं यहाँ पर रुका हूँ, सांस ले रहा हूँ ना, जोरों से मैंने सांस ली, जोरों से मैंने सांस बाहर छोड़ दी, तो ये क्या हो गया? मैंने रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, है ना बच्चों? मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। तो ये मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ। छोड़ते वक्त मैं क्या छोड़ता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ। बात ध्यान में रखना, कभी हम सांस जो अंदर लेते हैं वो किस चीज़ की लेते हैं? हम ऑक्सीजन की लेते हैं। और सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं वो किस चीज़ की छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ते हैं। तो मैं अभी सांस अंदर लूँगा, मुंह से मैंने सांस बाहर छोड़ दी। जो मैं सांस अंदर ले रहा था वो ऑक्सीजन था, जो सांस बाहर छोड़ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये क्या था बच्चों? ये भी एक रेस्पिरेशन था और ये एक केमिकल चेंज था। चेंज हो रहा है ना कुछ, तो उसकी भी एक रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चेंजेस दो टाइप के होते हैं मोस्टली। चेंजेस कौन से? एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। ठीक है, जो अभी रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया वो क्या था बच्चों? रेस्पिरेशन का पार्ट मैंने जो बताया वो क्या था? नेचुरल चेंज था। वो देख लेंगे हम क्या होता है।
तो देखो बच्चों, हमारे बॉडी में ना ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ग्लूकोज। हम जब खाना खाते हैं, हमारे खाने में से हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो वैसे हमारे बॉडी में ना ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब अपने बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट है ना, जब हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज आ जाता है ना, तो वो ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है। और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो है ही, है ना, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में है। तो मैंने सांस ले ली, ऑक्सीजन मैंने क्या कर लिया, इनहेल कर दिया। मतलब मेरे बॉडी में अंदर जो पहले से ग्लूकोज था, मेरे बॉडी के अंदर पहले से क्या था, ग्लूकोज था। बाहर से मैंने सांस ले ली जोरों से, मतलब ऑक्सीजन डाल दिया, मतलब ग्लूकोज के अंदर मैंने क्या कर डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, ऑक्सीजन डाल दिया ना। हमारे बॉडी में खाना खाते हो ना, तो पहले से बॉडी में ग्लूकोज होगा। सांस ले ली, ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन गया अंदर, अंदर जाने के बाद ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे, फिर से सांस छोड़ दी। जब मैं सांस छोड़ दूंगा तो वो सांस में छोड़ रहा, वो क्या था, वो था मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम मैं वापस लिखूंगा नहीं, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने सांस छोड़ दी बाहर, वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। और मेरे बॉडी के अंदर क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया बच्चों। क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। तो ये एक नेचुरल चेंज है, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। मैंने पहले बताया था हमारे बॉडी में ग्लूकोज था, ऑक्सीजन मैंने इनहेल कर दिया, ऑक्सीजन मैंने छोड़ दिया। तो सॉरी, मैंने जो छोड़ दिया वो क्या था, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बॉडी में क्या बच गया, हमारे बॉडी में बचा वाटर, ठीक है बच्चों। तो ये एक था हमारा नेचुरल चेंज। दूसरा भी हम एक नेचुरल चेंज देख सकते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक रेस्पिरेशन नेचुरल चेंज देख लिया, ठीक है, एक रेस्पिरेशन नेचुरल चेंज देख लिया। अब एक दूसरा नेचुरल चेंज है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब क्या और सिंथेसिस मतलब क्या, 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। 4th स्टैंडर्ड में पढ़े हमने फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार नेचुरल चेंज है वो हम देखने वाले हैं, ओके। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में बच्चों होता क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिलता है, ये बात तो जग जाहिर है, सबको पता है। पेड़ हमें बहुत सारा ढेर सारा ऑक्सीजन देते हैं, है ना, देते हैं ना। तो पेड़ क्या करते हैं, जो मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, मैं क्या छोड़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था मैं क्या छोड़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ रहा हूँ, प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। वो बात ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पर साइड में एक प्रोसेस लिख लेता हूँ प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 गैस लेते हैं और हमें क्या देते हैं, O2 गैस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना, ये काम किसका है, प्लांट्स का है। तो फोटोसिंथेसिस में बच्चों होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 गैस प्लांट्स लेता है और हम पेड़ों को पानी डालते हैं ना, है ना, पेड़ को हम पानी डालते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, उसको पानी डाल दूंगा। पेड़ को हम पानी डालते हैं और वो पानी डालने के बाद वो क्या कर लेगा, पूरा CO2 गैस क्या कर लेगा, प्लांट क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। और उसके बाद वो हमें क्या देगा, हमें 2 चीज़ें देगा। क्या देगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या देगा बच्चों, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये बात ध्यान में रखना। और ये कब देगा, जब उसके ऊपर मैं सनलाइट डालूंगा। क्या डालूंगा उसके ऊपर में, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के सिवाय ये रिएक्शन नहीं हो सकती। वापस बोलता हूँ, ध्यान में रखना। प्लांट्स क्या करता है, CO2 गैस ले लेता है, पानी भी ले लेता है। पानी तो मैं ही डाल देता हूँ, रोज़ मेरे पेड़ को पानी में डाल देता हूँ। रोज़ मैं मेरे पेड़ को पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद वो CO2 गैस ले लेगा और देते वक्त क्या देगा, वो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगा। क्या देगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सन की लाइट उसके ऊपर गिरेगी तब ये होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 2 था हमारा नेचुरल चेंजेस, ओके। ये 2 हमारा नेचुरल चेंजेस था। तो अब दूसरा है कि मैनमेड चेंज क्या होगा। सर अभी मैनमेड चेंज ये ऊपर वाला बताया, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया मैनमेड चेंज का। और एक एग्जाम्पल लेंगे मैनमेड चेंज का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाला उसका एग्जाम्पल है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या, कंबशन का मतलब क्या बच्चों, कौन सी भी चीज़ जलाओ उसको मैं बोलूँगा कंबशन। कौन सी भी चीज़ को अगर मैं जलाऊंगा तो उसको क्या बोलूँगा मैं, कंबशन। तो देख लेंगे कंबशन का मतलब होता क्या है।
तो सबसे पहले बच्चों मैं कार्बन ले लेता हूँ। अब ये कार्बन को मुझे जलाना है, कार्बन को क्या करना है मुझे, समझे ना, जला देना है कार्बन को। क्या होगा, कार्बन को अगर मैं खुले में जाके जला दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसको मैं खुले में जाके जलाऊंगा तो क्या निकलेगा बाहर, धुआं बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं, बहुत सारा धुआं बाहर निकलेगा। तो धुआं किस चीज़ का होगा, वो धुआं होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, अब कार्बन को मैं खुले में जलाऊंगा, खुले में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, होता है ना सर। बाहर खुले में अगर आप जलाओगे कोई सी भी चीज़, बहुत 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 सारा ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑक्सीजन। मतलब कौन सी भी चीज़ बाहर जाके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैं जलाऊंगा उसको मैं बोलूँगा कंबशन। वापस सुनो, कौन सी भी चीज़ बाहर जाकर मैं जला दूंगा, बाहर जाकर मतलब बाहर खुले में ग्राउंड बिन पे जला दो, ऑक्सीजन तो होगा वहाँ पर, तो उसको मैं बोलूँगा कंबशन। अब मैं कार्बन जला रहा हूँ ना, कार्बन जला रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा मुझे, धुआं किस चीज़ का बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये एक मैनमेड चेंज है बच्चों। ठीक है, जो कुछ भी चीज़ आप जलाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको ऐसा ये धुआं बाहर निकलेगा CO2 का। समझ में आ गया, ये तो एक बात थी, इसको हम बोलेंगे कंबशन। दूसरा होता है ये, तो इसको नाम देंगे हम कंबशन ऑफ फ्यूल बोल देंगे, इसको हम कंबशन ऑफ फ्यूल बोल देंगे बच्चों, इसको हम A पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, B पॉइंट देख लेंगे अभी दूसरा। B क्या है, क्लीनिंग शाबादी टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप वो पॉइंट भी, क्लीनिंग शाबादी टाइल, शाबादी टाइल विथ डाइल्यूट HCl। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लीन करना है मेरे को शाबादी टाइल। शाबादी टाइल मतलब मैं अभी बोल देता हूँ क्या है। आपके घर में अगर टाइल्स वगैरह कुछ भी होंगे तो सपोज उसके ऊपर कुछ तो एक वो ख़राब हो गए होंगे, मतलब थोड़ा देर बाद है ना वो टाइल पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उसके ऊपर कुछ कुछ दाग ऐसे होते हैं जो निकलते ही नहीं है। तो उसको मैं कैसे क्लीन करूँगा, तो वो बोल रहे हैं, तो उसको मैं कैसे क्लीन करूँगा, समझ लो। जो मार्बल्स वगैरह पता है आपको, मार्बल होते हैं, अभी आप ताजमहल भी देखो, ताजमहल धीरे 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 पीला पड़ते जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे, वो अभी उसको बहुत साल लगेंगे लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पीला होते जाएगा। तो वैसे जो मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल को क्या बोलते हैं बच्चों हम, कैल्शियम कार्बोनेट। सर हम तो मार्बल ही बोलेंगे, बोल दो, हमें कुछ नहीं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होगा, मार्बल हो गया। तो ये जो मार्बल है ना, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो पीला 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 हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर का दाग जो है मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, उसके ऊपर मैं HCl एसिड डाल दूंगा। उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा बच्चों, HCl एसिड डाल दूंगा। तो HCl एसिड में उसके ऊपर डालने के बाद सबसे पहले क्या होगा, एक धुआं निकलेगा। धुआं तो निकलता है, देखो एसिड है, एसिड ऐसे भी नीचे डाल दो तो धुआं निकलेगा, एसिड का ढक्कन भी खोल दो तो भी धुआं बाहर निकलेगा। जब मैं एसिड जो है मैं टाइल के ऊपर डाल दूँ, एसिड को अगर मैं टाइल के ऊपर डाल दूँ, थोड़ा और रब करूँगा उसको, तो धुआं तो बाहर निकलेगा। तो वो धुआं किस चीज़ का होगा, बताओ किस चीज़ का, वो धुआं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, वो धुआं किस चीज़ का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड, उसके साथ साथ क्या, कैल्शियम क्लोराइड के नाम की एक पाउडर, मतलब थोड़ा मैला मैला जो गंदगी जो बाहर निकलेगी ना, वो किस चीज़ की होगी, कैल्शियम क्लोराइड की। जो गंदगी जो मैं साफ़ करूँगा ना, मार्बल के ऊपर मैं एसिड डाल कर रगड़ूंगा ना, तो धुआं निकलेगा, वो किस चीज़ का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो गंदगी निकलेगी वो किस चीज़ की होगी, कैल्शियम क्लोराइड की वो गंदगी होगी। और उसके ऊपर उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी भी बाहर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी बाहर निकलेगा। तो ये है एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है बच्चों। मतलब क्या, अभी मैं वॉशिंग मशीन में भी मैं कपड़े धो रहा हूँ ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। मतलब मैं डिटर्जेंट डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ अच्छी तरीके से, तो जो मैल निकलेगा वो सब क्या होगा, केमिकल चेंज है। सेम मार्बल धो रहा हूँ एसिड डाल के, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज है। समझ में आ गया बच्चों, ये तो हो गया। ओके, तो दो चेंजेस देख लिया हम लोगों ने। तो एक तीसरा चेंज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का बच्चों। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को कैसे सॉफ्ट करोगे अभी तुम लोग, जैसे कि आपने मैंने बोला वो सैराट पिक्चर देखा होगा, वहाँ पर वेल थी, वहाँ पर हार्ड वाटर होता है। गांव में आप मोस्ट प्रोबेबली जाओगे ना, तो वहाँ पर हार्ड वाटर ही होता है। मतलब बोरिंग का जो नीचे से जो ग्राउंड वाटर निकालते हैं वो भी एक हार्ड वाटर होता है।
तो वो हार्ड वाटर हम पी तो नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा थोड़ा थ्रोट को प्रॉब्लम हो सकता है, वो जो हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो हार्ड वाटर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक मिनट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस उसके अंदर मैं सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा। उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सोडियम कार्बोनेट। मतलब ये जो कैल्शियम क्लोराइड जैसे हैवी मेटल्स है ना, वो हमारे वाटर में होते हैं, तो उसके अंदर मैं सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा। सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बच्चों मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएंगे, पानी में से बाहर निकल जाएंगे। मतलब पानी के अंदर मैंने अगर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, देखो गौर से सुनने का, अब ये सपोज इसके अंदर पानी है और ये पानी के अंदर पहले से ही कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। क्या बच्चों, इसके अंदर पहले से ही कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर मैं सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सोडियम का कार्बोनेट डाल दूंगा। हैवी वाटर है ना, ये हैवी वाटर में पहले से ही कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा। जैसे ही मैं इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा तो उसके अंदर एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्शन बच्चों स्टार्ट होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड नीचे फॉर्म हो जाएंगे। उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड क्या होंगे, उसमें फॉर्म होने के बाद नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ऊपर वाला जो पानी बचेगा ना, तो वो फ्रेश वाटर होगा, वो सॉफ्ट वाटर होगा, वो हम पी सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेने का। तो हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया, मतलब जो केमिकल चेंज का जो पार्ट था बच्चों हमारा ख़त्म हो गया। चलो आप स्टार्ट करेंगे हम केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्ड। तो देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, हमने पहले ही बोला केमिकल बॉन्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 2 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ने हैं। तो पहला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या, तो सबसे पहले बच्चों बॉन्ड का मतलब क्या वो देख लेंगे, फिर आयोनिक बॉन्ड देख लेंगे। अगर ये मेरा एक एटम है और ये मेरा एक एटम है, ठीक है, देखो मैं बड़ा निकालता हूँ, मतलब आपको अच्छी तरह दिखेगा। ये मेरा एटम है और ये मेरा एटम, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ये हो गया हमारा बॉन्ड। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना दोनों के बीच में, तो ये मेरा हो गया बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया, बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 चीज़ों को जो पकड़ के रख रहा है वो मेरा हो गया बॉन्ड। मतलब अभी सपोज ये एक मेरा दोस्त है और मैं यहाँ पर हूँ, दोनों के बीच में मैंने रस्सी से हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है, तो वो जो रस्सी होगी ना, तो वो हो गया बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना बच्चों, ये हो गया हमारा बॉन्ड। तो 2 टाइप्स के वैसे बॉन्ड आपको पढ़ने हैं ये चैप्टर में, वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यह बॉन्ड आयंस के बीच में बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड किसके बीच में होता है, आयंस के बीच में। अभी आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, ये बॉन्ड किसके बीच में होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम बोलेंगे कैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो होता है कैटायंस, और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसका हम बोलेंगे एनायंस। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है हमें समझ में आ गया। फिर हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एटम और नेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम कैटायंस, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायंस। यहाँ तक ठीक है, ओके। तो हम आगे देख लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले Na और Cl। अब ये Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड आएगा ये होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। सर अब ज़रा आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन कर दो। देखो अभी मैंने बता दिया Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड आएगा ये होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। लेकिन ये आयोनिक बॉन्ड होता कैसे और आता कैसे और फॉर्म कैसे होता है वो देख लेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर Na का और Cl का एटम ड्रॉ करके आपको पढ़ाऊंगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपके ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सबको। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास 11,
एक मिनट, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया हमारा 11। ये 11 वाला इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, मैं यहाँ पर बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 11 वाले इलेक्ट्रॉन आपको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये Na के 11 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल लिया। अब सर ये 11 कहाँ से आए, मत पूछना, पीरियोडिक टेबल में Na के पास पहले से 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। Na का एटम देखोगे, मैंने पार्ट 1 में भी पढ़ाया था, इनसाइड द एटम, ये चैप्टर आप देखोगे उसके अंदर था। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये एक, ये 2 शेल और ये हो गया हमारी 3rd शेल, ठीक है। अब ये थोड़ा रट्टा मार के जाओ आप, ठीक है, ओके। कितने हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और मुझे और कितने निकालने हैं, 7 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो आप, 17 हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये मेरे 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, ठीक है। वापस बोलता हूँ, ये सोडियम है, ये Cl है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला ये Na का है, ये जो निकाला मैंने Cl का है, ठीक है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बच्चों, ठीक है। ये तो गिवन है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, इनसाइड द एटम चैप्टर में आपको है, ओके। तो अब बात आती है हमारे आयोनिक बॉन्ड की तरफ। अब ये आयोनिक बॉन्ड होता क्या है वो देख लेंगे हम। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले एक रूल होता है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या होता है, ऑक्टेट रूल। मैं सिर्फ नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब है ना, क्या होता है, उसका मतलब होता है 8। ऑक्टेट रूल मतलब जिसको, उसको 8 आंकड़ा बहुत पसंद है, ठीक है, 8 नंबर उसको बहुत पसंद है, उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। तो बात ऐसी है बच्चों कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके, ध्यान देना, गौर से सुनना, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वापस बात बोलता हूँ, उसके लास्ट शेल में, उसके लास्ट, अब इसके लास्ट शेल कौन सी, ये वाली, इसकी लास्ट शेल कौन सी, ये वाली, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से भी एटम के, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, वो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत मतलब हाई लेवल स्टेबिलिटी पे पहुंच जाता है वो, ठीक है। मतलब किसी ने आपको सोने के लिए बेड दे दिया तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, उसी तरह लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ये हमें बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाते हैं। अब देखो, Cl के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। Cl के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और ऑक्टेट रूल मतलब वही ना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। लेकिन Cl के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहिए, Cl के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चों वो 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से, बाहर टपरी पे मिलेगा नहीं, चाय वाला देगा नहीं, किराना वाला देगा नहीं, तो कहाँ से लाएगा, तो वो लाएगा ये सोडियम से। तो ये जो सोडियम है ना बच्चों, ये सोडियम उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, जा बाबा तू इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर जाके दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। तो सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, Cl को। अब एक बात और ध्यान में रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये मैं पढ़ा दूंगा, ये बात थोड़ा अलग देख लो। लेकिन ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। मतलब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो यहाँ पर सोडियम ने क्या कर दिया, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन गया क्या, गया ना, गया, ओके, चलो चले गया। आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए। क्लोरीन एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन एक्स्ट्रा, मतलब क्लोरीन के पास
18 इलेक्ट्रॉन्स अब आ गए हैं। उसके पास पहले कितने थे? 17 थे। उसने Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए? 18। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर बढ़ गया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा इसलिए एक नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता था क्लोरीन तो यहाँ पर मैं -2 डाल देता था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता ना क्लोरीन तो -2 वाला था। अगर 3 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता था तो मैं -3 डाल देता था। लेकिन सोडियम से क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए मैं यहाँ पर डाल दूंगा माइनस साइन, या सिर्फ -1 भी बोल दो या सिर्फ माइनस बोल दो, दोनों सेम है, ठीक है, फाइन। अब क्लोरीन का हाल देखो, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चले गया। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चले गया क्या? क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये ऑर्बिट गया, गायब। अब ये ऑर्बिट में कुछ है ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। ये ऑर्बिट में कुछ है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट में क्यों रखूँ? सही बात है ना। तो अब सोडियम के लास्ट शेल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भी 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी स्टेबल हो गया। हमने 1 मिनट बच्चों, हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो देखो ना, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो उसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भी उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद दोनों खुश, सोडियम भी खुश और क्लोरीन भी खुश। तो सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम ने क्या किया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब पहले उसके पास 11 थे, अब कितने बन गए? 10। तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वापस बताता हूँ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के चलो फेंक दिया। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो मैं 2 रुपये निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव आएंगे। मैं 3 इलेक्ट्रॉन फेंक दूंगा तो मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो वैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं यहाँ पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -2 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -3 आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर सोडियम ने कितने फेंका? 1 फेंका। यहाँ से क्लोरीन ने कितने लिया? 1 लिया। तो इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया। समझ में आ गया? और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यहाँ पर भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बच्चों? पूरे हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में, दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। समझ में आ गया कैसे आ गया अपना आयोनिक बॉन्ड? ठीक है, आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया आपको? ओके बच्चों, थोड़ा रिवाइंड करके और अच्छा थोड़ा देख लेना, ये इजी हो जाएगा। चलो मैं रब कर देता हूँ, एक बार आप लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, रब कर लो। एक एग्जांपल मैं इसका बढ़िया सा आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं रब कर दूँ। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल है MgCl का, MgCl2 का। ओके चलो बढ़िया, यहाँ तक तो हम आ गए। दूसरा आप देख लेंगे MgCl2। अब NaCl का देखा था, अब MgCl2 का एग्जांपल हम देख लेंगे बच्चों। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बीच में यहाँ पर Mg बना देता हूँ। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। Mg भाई के पास कितने थे? 12 है, ठीक है। कुछ भूलना नहीं है, जो कुछ भी देखा था सब सेम एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। Cl कितने हमारे पास? 2 है। एक Cl में यहाँ बना लेता हूँ। चलो एक दूसरे कलर से बना लेता हूँ Cl, आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। Cl के पास हमें पता है 17 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये मैंने बना लिया मेरा Cl, ठीक है। यहाँ पर मैं बना लूँगा मेरा दूसरा, 2 है ना Cl2 है ना। एक Cl वहाँ बना लेता हूँ, एक Cl में यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। दूसरा Cl मैंने बना लिया। ओके शाबाश, बन गया 17 इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर ऐड कर दो। सोडियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी Mg के 12 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 11 और ये हो गया हमारा 12। गिन लो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, मैं मार्कर चेंज करता हूँ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 हो गए, यहाँ पर भी आएंगे 17 भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का चल रहा था, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स Mg के चलेंगे। देखो चलो वापस पहले तरह। अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, देख लो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हमारा ऑक्टेट रूल मत भूलना बच्चों, ठीक है, ऑक्टेट रूल बिल्कुल मत भूलना। ऑक्टेट रूल मतलब कुछ तो 8 से निगड़ित है, मतलब लास्ट शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा जो एटम है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब अभी मुझे क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब होगा क्या, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन Mg इसको दे देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन Mg इसको दे देगा। ठीक है, Mg क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो चलो दे देते हैं ना, इसको पहले हटा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेरा बड़ा वाला आ गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन मेरा बड़ा वाला आ गया यहाँ पर, मतलब ये गया गायब यहाँ से, ये भी गया गायब यहाँ से। तो अब क्या होगा, ऑर्बिट में कुछ है क्या, नहीं सर ऑर्बिट मिटा दो, फिर ऑर्बिट में कुछ नहीं है तो ऑर्बिट मेरा चले गया। अब देखो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खुश, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी खुश। तो दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, यस, दोनों के लास्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के हो गए, तो ये खुश। तो Mg की बात देख लेते हैं, 1 मिनट हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह ये भी खुश। तो इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हो गए। तो अब हम देख लेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बड़ा सा Mg, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बड़ा सा Cl, यहाँ पर मैं ये Cl यहाँ पर लिख दूंगा। अब ये Cl ने क्या किया बच्चों, ये Cl ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैंने बोला ना, देखो अभी बीच में ऐसे Mg खड़ा है, बीच में ऐसे Mg खड़ा है, एक ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बैठे, ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा। मतलब क्या किया इसने, क्या किया बच्चों, ये Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस चार्ज। ये क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज। लेकिन Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, Mg ने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो Mg के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज। समझे क्या, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे आपको समझने के लिए फिलहाल ऐसे लिख दूंगा। समझ में आ गया, Mg के ऊपर 2 प्लस क्यों आ गए, क्योंकि Mg के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में थे, एक ये क्लोरीन को दे रहा है, एक ये क्लोरीन को दे रहा है। मतलब तब क्या हो रहा था, सोडियम और क्लोरीन एक हाथ से बंधा हुआ था, लेकिन अभी Mg बीच में दोनों क्लोरीन को एक एक हाथ से पकड़ रहा है वो। समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये है हमारा आयोनिक बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देख लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो, तो होपफुली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप लिख रहे होंगे मेरे साथ। मैं ये रब कर देता हूँ बच्चों, समझ में नहीं आया होगा थोड़ा रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बेसिक आपको पता होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं भी होगा तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे दूसरा बॉन्ड, जो लास्ट बॉन्ड है तो वो है कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये तो बहुत सा सिंपल सा बॉन्ड है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सपोज कि ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, हाँ यहाँ पर हम पार्टी कर रहे हैं, है ना, वो डायलॉग नहीं, यहाँ पर थोड़ा देख लो, हम ये दोनों दोस्त हैं, ये वो है, ठीक है, हम दोनों का घर है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये मेरे घर से मुझे मेरे दोस्त के घर पर तर एक रोड बनाना है या फिर मुझे एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, यहाँ पर मुझे एक ब्रिज बनाना है मेरे घर से उसके घर तक। तो जो मैंने ब्रिज बना लिया, ठीक है, और ब्रिज का खर्चा हम आधा आधा कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिज का खर्चा 50% मैं कर रहा हूँ और 50% वो कर रहा है, तो ये ब्रिज का नाम है कोवैलेंट ब्रिज। क्या नाम है इसका, कोवैलेंट ब्रिज।
ब्रिज का नाम कोवैलेंट ब्रिज क्यों है भाई? क्योंकि हम दोनों ने आधा आधा खर्चा किया है, किसी एक ने किया है ये खर्चा नहीं, दोनों ने किया है, तो ये कोवैलेंट ब्रिज होगा। सिमिलरली बात आ जाता है अभी केमिस्ट्री की ओर। H2 मतलब ये एक H है और ये एक H है, ये दोनों के बीच में मुझे ब्रिज बनाना है, मतलब दोनों के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ब्रिज बनाने में और ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देगा ब्रिज बनाने में। मतलब बॉन्ड फॉर्म करने में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, सेम कंट्रीब्यूशन है, बॉन्ड फॉर्म करने में दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसका हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करने में, ध्यान से सुनना, बॉन्ड फॉर्म करने में दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसका हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अभी उसका हम एग्जांपल देख लेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ एक, ये हमारी, ये रब कर देता हूँ, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एक। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में। समझ में आ रहा है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में। अब कैसे दिखेगा? ठीक है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बॉन्ड फॉर्म करने में, दोनों आ रहे हैं ना एक साथ बॉन्ड फॉर्म करने में, तो ये हो गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो मदद कर रहे हैं, तो वो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक और ये एक, तो ये हो गया आपका बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? ये था H2 का कोवैलेंट बॉन्ड, आपके एग्जाम में वैसे ही पूछेंगे। तो आपके बुक में और एक दिया, वो भी देख लेंगे, जो दिया हमारा वाटर का, जो लास्ट है हमारा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, H2O कुछ इस तरह होता है, H2O इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे बीच में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास? यस, छह इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। दूसरा हमारा हाइड्रोजन, बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ये बेचारे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? मैंने बोला था आपको, क्या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने? 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने, वो अभी भी ध्यान में रखना है, हमारा ऑक्टेट रूल। ओके, चलो आगे। अब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब ये तीनों के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड कब बनेगा? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ गया? ये क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन वो भी दे रहा है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको थोड़ा और डिटेल में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, 1 2 3 4 5, ये जो 6वां इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा? हाइड्रोजन आटम उसके पास में कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या क्या? ऑक्सीजन का जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो साइड भी वही होगा। क्या होगा बच्चों? देखो, ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही होगा। क्या हो रहा? एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि सिंपल भाषा में और बोला जाए, ये 3 दोस्त है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये अभी इसको क्या करना है? बड़े वाले को, ये दोनों छोटे छोटे दोस्त हैं, गरीब है बेचारे, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब ये जो बीच वाला खड़ा है, ये दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी आधा खर्चा दे रहा है, इसको भी आधा खर्चा दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? इसको इसके साथ ही सिर्फ खर्चा कर रहा है, ये इसके साथ ही सिर्फ खर्चा कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये सेम यही पर भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है? बीच में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो जो दोनों के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। देखो, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। वो कैसे? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, मतलब ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन भी हमें काउंट करने हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के शेल में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पार्ट है ये, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो अब ये आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लिख लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना आपको समझाने की कोशिश की है। नहीं भी समझ में आएगा तो रिवाइंड करके देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें मेल कर देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।